हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं के साथ शुरू करते हैं घटना चक्र के। ठीक, सुनिएगा। रियो ग्रांडे नदी है ना बाबू, रियो ग्रांडे नदी जो है वह किसके किसके बीच सीमा साझा करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करता है। यानी यूएसए और मैक्सिको के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। अब बताइए कि कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी नदी सीमा साझा करती है? किसके बीच है? कनाडा और अमेरिका के बीच बताइए कौन सी नदी हैं जो सीमा साझा करती हैं? सुनिएगा, रियो ग्रांडे नदी हो गया। विक्टोरिया झील कहाँ है? तो देखिए, विक्टोरिया जो झील है ना, वह विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी जाना जाता है। यानी विक्टोरिया झील को और किस नाम से जाना जाता है? विक्टोरिया न्यांजा के नाम से जाना जाता है। यह सतह पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यानी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा है? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, युगांडा और केन्या देश से क्या करता है? सीमा साझा करता है। विक्टोरिया झील हो गया। अब सुनिए, यह झील जो है युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या और केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। यह कब मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था? 1914 में। कब बाबू? 1914 में। शिमला समझौता कब हुआ था? 1900। शिमला संधि कब हुआ था? 1914 में ही। ब्रिटेन और तिब्बत के बीच, यानी कहने का मतलब है बाबू, उस समय 1914 में हम लोगों के देश पर किसका शासन था? ब्रिटेन का। यानी भारत पर 1914 में किसका शासन था? ब्रिटेन का। यानी ब्रिटिश, इंग्लैंड, अंग्रेज को दिक्कत है। तो इन्होंने ही तिब्बत और भारत के बीच, यानी ब्रिटिश के बीच, तत्कालीन ब्रिटिश था उस समय, इसके बीच शिमला संधि हुआ था 1914 में। 1914 में। यह हमेशा पेपर में पूछता है। इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम से इसका नाम मैकमोहन रेखा रखा गया था, जो कि भारत और चीन के बीच स्थित है। सर हेनरी मैकमोहन भारत के लिए विदेश सचिव उस समय थे और संधि के प्रमुख ब्रिटिश मध्यस्थ थे। चलिए, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर के को कौन कनेक्ट करता है बाबू? जिब्राल्टर जल संधि। अब भूमध्य सागर और काला सागर को कौन कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है? तो डार्डेनल्स जल संधि। कौन सा? डार्डेनल्स जल संधि। और उसके बाद में काला सागर के बाद में आगे बढ़िएगा तो मरमारा सागर आ जाएगा। कौन सा? मरमारा सागर। तो काला सागर और मरमारा सागर को कौन कनेक्ट करता है? तो बॉस्फोरस जल संधि। कौन? बॉस्फोरस जल संधि। अब बॉस्फोरस के बाद अगर बढ़िएगा कि ये मरमारा सागर और एजियो सागर को कौन कनेक्ट करता है? तो कर्च जल संधि। मरमारा सागर और एजियो सागर को कर्च जल संधि। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, तो भूमध्य सागर देखिएगा दोस्त, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पीछे जो बताए थे उसको फिर से मैं रिपीट कराता हूँ। जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर और मरमारा सागर के बीच कौन सा जल संधि? डार्डेनल्स जल संधि। कौन? डार्डेनल्स जल संधि। अब मरमारा सागर और काला सागर के बीच में बॉस्फोरस जल संधि। मरमारा सागर और काला सागर के बीच में कौन? बॉस्फोरस जल संधि। काला सागर और एजियो सागर के बीच में कर्च जल संधि स्थित है। यानी भूमध्य सागर के बाद ही में मरमारा सागर स्थित है। ठीक है, आइए, टर्की के उत्तर में कौन सा है बाबू? तो तुर्की के उत्तर में अगर कहेगा ना तो काला सागर है। क्या है? काला सागर है। ठीक, टर्की किसके मध्य में स्थित है? तो टर्की जो है बाबू वह काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। तुर्की जो है वह काला सागर और किसके बीच में? भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। अरल सागर किन देशों के बीच में स्थित है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर स्थित है। अरल सागर एकमात्र ऐसा सागर है जो पूर्णतः भू आवेष्टित है। समझ में आ गए? आपको कैस्पियन सागर भी क्या है? भू आवेष्टित ही है। सुनिए, आंतरिक सागर कौन सा है बाबू? तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तुर्की जो देश है बाबू वह किससे सीमा साझा करता है? तो भूमध्य सागर और मरमारा सागर, एजियन सागर और काला सागर, ये सभी से तुर्की जो देश है वह सीमा साझा करता है। इसके उत्तर में, तुर्की के उत्तर में है काला सागर। तुर्की के अभी पूछा ना, उत्तर में क्या है? काला सागर।
दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर। अगर कहेगा कि पश्चिम में क्या है बाबू, तो पश्चिम में एजियन सागर और मरमरा सागर स्थित है। जिस सागर में सरगैसो सागर स्थित है वह स्थित है तो उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगैसो सागर स्थित है। बताया ना मैं कि सरगैसो सागर कहाँ स्थित है बाबू, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सरगैसो समुद्र की विशिष्टता है, सरगैसो जो है किस समुद्र की विशिष्टता क्या है बाबू, तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति, विशिष्ट समुद्री वनस्पति सरगैसो समुद्र की विशिष्टता है। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है, तो सरगैसो सागर, सरगैसो सागर में तट रेखा नहीं है। ठीक है, यानी जो सरगैसो सागर है इसका तट नहीं है। काहे सर तट नहीं है, बात समझ में आ रहा है। जिससे चारों तरफ से इसका जले है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगैसो सागर स्थित है। सरगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो इसका तट कहाँ से होगा, तट कहाँ होता है, जिसके बगल में भूमि हो, यानी ऐसा सागर जिसके बगल में भूमि हो वह क्या कहलाता है, तट कहलाता है। या सागरों से सटे भूमि को तट कहते हैं, तट कहते हैं ना। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट नहीं है, तो सरगैसो सागर। डियागो गार्सिया कहाँ है, हिंद महासागर में। बताइएगा अरल सागर किसके मध्य है बाबू, तो अरल सागर मध्य एशिया में स्थित है। यह किसके बीच में है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इटली जो है ना, इटली में सिसिली द्वीप वह भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का क्या नाम है, तो टेरहेनियन सागर। टेरहेनियन सागर जो है ना बाबू वह इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरा हुआ है। ठीक है, सुनिए जो काला सागर है ना, वह काला सागर किसको किसको कनेक्ट करता है, तो देखिए यूरोप को, उसके बाद में काकेशस पर्वत को और एनातोलिया। एनातोलिया का पठार कहाँ है, तुर्की में। एनातोलिया का पठार तुर्की में है, कई बार पूछता है। तो ये सबसे काला सागर सीमा साझा करता है। निम्न में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, तो दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा सागर है। ऐसे बैकाल झील सबसे गहरा झील। टेरहेलियन सागर कहेगा कि किससे सीमा साझा करता है, तो इटली हो गया, कोर्सिका कौन हो गया, इटली हो गया, सिसिली हो गया, सर्डिनिया हो गया और आपको कोर्सिका, कौन सा, कोर्सिका। ये सब टेरहेलियन सागर सीमा साझा करता है ये सबसे। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 मिनट। आइए तो गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय, गवर्नर जनरल और वायसराय। लॉर्ड क्लाइव जानते हैं ना आप लोग, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अच्छा सर, सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों के ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। यानी दोहरा भत्ता कहने का मतलब है कि डबल अलायंस जो आज आप कहते हैं, उन्हीं सैनिकों को मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। नियाग्रा प्रपात जो है ना बाबू, उत्तरी अमेरिका के नियाग्रा नदी पर स्थित है। किस नदी पर, नियाग्रा प्रपात। नियाग्रा जो जल प्रपात है वो नियाग्रा नदी पर किस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। हजार झीलों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है बाबू, फिनलैंड को। एफिल टावर कहाँ स्थित है, पेरिस, फ्रांस में। और फ्रांस की राजधानी पेरिस को सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। ठीक है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। काला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को। विश्व की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है, तो शिकागो को। शिकागो कहाँ है, शिकागो अमेरिका में। इसको धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है, धूम्र नगर। देखिए शिकागो धूम्र नगर की समस्या इस सीमा तक बढ़ गई है कि इस पर प्रतिबंध हेतु वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया। इसे धूम्र नगर के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ पर इतना धूम्र बढ़ गया कि यहाँ पर 2005 में अध्यादेश लाकर एक अधिनियम पारित किया गया कि आप लोग धूम्र वगैरह यानी धुआं जो स्मोकिंग वगैरह है ज़्यादा न करें। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से, पूर्वी समुद्र के स्वामी
स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को। पूर्व का मोती श्रीलंका को किसे? अरब सागर का मोती श्रीलंका को। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं? श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। तो यही दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना स्थित है। अर्जेंटीना के जो ब्यूनस आयर्स है यह दक्षिण अमेरिका का ऐसा नगर है जो चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है इसको, ब्यूनस आयर्स को। बहुत सुंदर क्वेश्चन आ रहे इसमें पूछा हुआ। सूर्योदय का देश कौन सा देश में प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को। श्वेत हाथियों का देश थाईलैंड, हाथियों का देश लाओस। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल। कौन? इस्तांबुल। यानी टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ है बाबू? तुर्की में। टर्की तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा के नाम लीरा। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा लीरा। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको कि ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो केनटुकी। केनटुकी को ब्लू ग्राम स्टेट भी कहा जाता है। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस। यानी वेनिस जो शहर है ना बाबू, वह नहरों का शहर कहलाता है। कौन? वेनिस। वेनिस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका जो है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? तो स्वर्ण द्वार नगर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका। जापान के जो ओसाका शहर है ना, इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को, याद रखिएगा। बैकाल जो झील है ना, इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? यानी प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है किसको बाबू? तो कोरिया को। किसको? कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहा जाता है बाबू? तो एबरडीन को। एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है, एबरडीन को। निम्नलिखित में से किस द्वीप को निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो मिंडनाओ, जो कि फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। मिंडनाओ, इसको वादे की भूमि कहा जाता है। वादे की भूमि कहा जाता है। बताइएगा आप लोग कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है, लगभग पृथ्वी का वह सतह, कितना सतह जो है वो हमेशा जल से ढका रहता है? तो 2/3 यानी 2/3 सतह हमेशा क्या रहता है? पृथ्वी का जल से ढका रहता है। और 1/3 पर क्या है? पूरा पृथ्वी मनुष्य वास करता है, पेड़ पौधा सब चीज़ है, पहाड़। समुद्र तल पर पृथ्वी के जी एक भाग पर 3 भाग में 2 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा स्थल। यानी 3:7 के अनुपात में है। ठीक, यानी 3 स्थल हो गया और 70% जल है और 30% स्थल है। ठीक है। डेटम रेखा क्या है बाबू? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, वही डेटम रेखा कहलाती है। वही क्या कहलाती है बाबू? डेटम रेखा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम स्थान क्या कहलाता है? तो उत्तरी ध्रुव। यानी समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के केंद्र से सबसे नज़दीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच, हिंडनबर्ग, याद रखिएगा। सर डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
डुरांड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1885 में। 1800 उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन जब 1947 में हमारा देश दो हिस्सों में बंट गया तो वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा कर रहा नहीं। आइए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं? तो सुनिएगा, रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और किसके बीच? मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। कोई दिक्कत है? आज जो हम पूछे सवाल स्टार्ट में कि अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी नदी सीमा साझा करती हैं, तो सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी बाबू? सेंट लॉरेंस नदी सीमा साझा करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं? तो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील को और किस नाम से? विक्टोरिया न्यांजा झील के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या से सीमा साझा करता है। केन्या के राजधानी नैरोबी, वहीं पर UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का क्या है? मुख्यालय है। UNEP की स्थापना 1972 में और उसी के द्वारा 5 जून 1974 से प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मानचित्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि मानचित्र में बिंदु को जो दर्शाया गया है, आइए वो डुरांड रेखा तो बता दिए, सुनिए। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित किया गया था। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ और 30वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। 17 डिग्री देशांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना डिग्री बाबू? 38 डिग्री। मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। ठीक है, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। सुनिएगा, अलास्का निम्न में से किस देश का हिस्सा है बाबू? तो अलास्का जो है ना, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है, यानी हिस्सा है। यह कनाडा के पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक भाग है। पहले पूछ देगा कि आपको अलास्का पर पहले किसका अधिकार था? तो रूस का। रूस से अमेरिका खरीद लिया। ठीक है, देखिए कंधार कहाँ स्थित है बाबू? तो दक्षिण अफगानिस्तान में। कंधार कहाँ स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में। ठीक है, कांगो किस देश में स्थित है? कांगो अफ्रीका में। कांगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो हाँ, अब सुनिए, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस का शहर है, इसको उत्तर का वेनिस कहा जाता है। उत्तर का वेनिस कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है बाबू? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अब मध्य रात्रि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। ठीक है, नॉर्वे के तट को हैफा तट के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही दिया जाता है। बाकी सब जितना भी नोबेल प्राइज है वो सब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। अच्छा सर, 1901 से नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ। सर मेरा क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारत के किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप? सांपों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, याद रखेगा, इसको पक्षियों का महाद्वीप या सांपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ब्राज़ील जो देश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है नहीं, उसी में सांप पाया जाता है, बहुत जहरीला डेंजरस सांप। ठीक। अच्छा सर, नियाग्रा जलप्रपात किस पर स्थित है? विक्टोरिया झील पर ही स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है बाबू? तो प्रशांत महासागर। जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है।
90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है बाबू? तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर। मेडागास्कर। डिएगो गार्सिया कहाँ है? हिंद महासागर में ही। डिएगो गार्सिया कहाँ है? हिंद महासागर में ही। ठीक है। और सरगैसो सागर कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आइए, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? यानी भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम पर। 1/3 एटमॉस्फेरिक माने वायुमंडलीय दाब से कम पर रहता है। बताइए कौन सा प्राकृतिक जो बल है वह सबसे स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है? तो न्यूक्लियर जो फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर बल है, वह क्या होता है कि सबसे स्ट्रांग होता है। नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब गुरुत्वीय जो त्वरण है ना, ये सबसे नाभिकीय जो बल होता है वह क्या है? मजबूत होता है। ठीक है। यह क्वेश्चन था कि 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है, किस महासागर में? तो हिंद महासागर में स्थित है। सुनिए, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। इसका पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलमड़ जल यानी मीठा जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के 1% से भी कम है। यानी जो मीठा जल है ना बाबू, कुल जो जितना जल है उसका 1% से भी कम है। सोचिए, तब पर भी आदमी पानी डिस्ट्रॉय करने से नहीं मान रहे हैं, बर्बाद करने से, मिसयूज कर रहे हैं, मोटर चालू करके छोड़ दे रहे हैं। पढ़े लिखे इंसान कम से कम हम लोग हैं, तो हम लोग अपने समाज के, हम लोग अपने घर के थोड़े से लोगों का समझाएं कि पानी भर के घर का सफाई करें, धोएं, कोई पात्र में, बाल्टी में या किसमें में भर करके। ना तो पानी देखिए एक एक आदमी के समझने से ही बचेगा। लेयर भाग रहा है कि नहीं? नीचे से लेयर भाग रहा है पहले की अपेक्षा, देखिए। और सुनिएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा पाई जाती हैं? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों या अस्थाई हिम में। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में। महासागरीय नीतन का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो गहरे सागरीय मैदान। गहरे सागरीय मैदान यही सबसे, हमारे महासागरीय नीतन का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान। लाल सागर का एक उदाहरण है किसका बाबू? तो अक्षीय द्रोणी का। अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है कौन सा? लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है बाबू? कौन कनेक्ट करता है? स्वेज नहर। कौन? स्वेज नहर। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? बताइए। यानी अजरबैजान की राजधानी बाकू किस सागर के किनारे स्थित है? तो वह है कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर। देखिए, कैस्पियन सागर कौन कौन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो कराती। कराती कहने का मतलब बाबू कि कजाकिस्तान, आर से रूस, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान। आई से ईरान तक कराती। समझ में आ गया ना? अजरबैजान ए से आ रहा है ना, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू एकमात्र ऐसा राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी बाकू, जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। कैस्पियन सागर के अगर क्षेत्रफल के बात करें तो 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कैस्पियन सागर के क्षेत्रफल कितना है बाबू? 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? झील कौन सा है? झील, सॉरी, सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील है। ठीक है। अच्छा सर, देखिए कैस्पियन सागर झील किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में, सेंट्रल एशिया में पड़ता है। ठीक है। टर्की के उत्तर में कौन सा है बाबू? टर्की के उत्तर में क्या है? तो टर्की के उत्तर में है काला सागर। कौन है बाबू? काला सागर। देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल संधि कनेक्ट करता है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। इसलिए भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है? सिसिली द्वीप।
और सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार है? तो इटली का अधिकार है। ठीक है, इटली का अधिकार है। भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन सा है बाबू? तो देखिए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को हो गया ना, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फिर आपको मिस्र। ठीक है, फिर इधर आइएगा तो इजराइल हो गया, इजराइल के बाद आ गया इधर जॉर्डन, जॉर्डन के बाद आ गया साइप्रस, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, ग्रीस हो गया, इटली हो गया, फिर आपको ग्रीस, इटली, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। ठीक है, ये सब जो है बाबू किससे सीमा साझा करता है? भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। ठीक है, लेबनान भी हो गया, लेबनान की राजधानी बेरूत, तो लेबनान भी भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। देखिएगा, अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड हेस्टिंगस कौन है? नहीं, वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंगस ने। कब? 1772 ईस्वी में। ठीक है, और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। जो वारेन हेस्टिंगस था उसने क्या कर दिया और बाबू? तो जो राजकीय कोषागार था ना उसको मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? कलकत्ता। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। ओहो, वारेन हेस्टिंगस का ऐसा विचार था कि समस्त भूमि किसका है बाबू? तो शासक का है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर नियम को अपनाया था। तो ट्रायल एंड एरर नियम किसने अपनाया था? तो वारेन हेस्टिंगस ने। चलिए देखिए, ट्रायल एंड एरर मेथड किसने अपनाया था? ट्रायल एंड एरर मेथड किसने अपनाया था? तो वारेन हेस्टिंगस ने। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था बाबू? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में। इसके अनुसार क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, इसी के तहत क्या हुआ था कि 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल इसको नियुक्त किया गया था और जन प्रशासनिक की नींव वारेन हेस्टिंगस द्वारा मजबूती से रखी गई थी। ठीक है, कार्नवालिस के समय तो छोड़ दो। 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने। किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। समझ में आ गया क्या? अच्छा सर, वारेन हेस्टिंगस ने अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाएगा जिसे 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सीमाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया। वारेन हेस्टिंगस पर किसने दोष लगाया था, महाभियोग लगाया था? तो बर्फ ने। किसने? याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? बर्फ ने मुकदमा चलाया था और बाद में इनको क्या कर दिया गया? दोष मुक्त कर दिया गया। अब सर, रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियां कौन कौन लाए थे? तो देखिए, शिक्षा और प्रकोष्ठ यानी नीति या घेरे की नीति किसने लाया था बाबू? घेरे की नीति तो वारेन हेस्टिंगस ने। ठीक है, दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने ही रखी थी। ठीक है, इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंगस ने प्रारंभ किया था कि दीवानी और फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। ठीक है, सुनिए, लॉर्ड कार्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। तो बताइए, कानून की विशिष्टता का नियम किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने। लॉर्ड कार्नवालिस ने ही 1793 ईस्वी में कार्नवालिस कोड भी जारी किया था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत किधर? बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, जबकि ये कौन सा महलवाड़ी व्यवस्था
पंजाब हरियाणा उस साइड, पंजाब हरियाणा कुछ यूपी पार्ट, ये सब में महलवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी किधर था तो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब महाराष्ट्र तक, ये सब इलाका गुजरात के कुछ हिस्सा तक फैला हुआ था रैयतवाड़ी। और रैयत जो था ना वह कितने परसेंट पर, 52% पर, 51% पर। सर उसके बाद में 29% पर कौन था, महलवाड़ी, महलवाड़ी। और उसके बाद में 29 के बाद में कितना बच गया, 18-19% था इसका अस्थाई बंदोबस्त, 22% ना, 19% महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। कोई दिक्कत है? महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी, हल्ट मैकेंजी, और सर रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, और ये अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझ में आ गया क्या पूरा रिवीजन? बराबर। आगे बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस कोड को ही कॉर्नवालिस संहिता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये तो हो गया 1805 में। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक, फिर पुनः 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को भारत के गाजीपुर में हुआ था। तो अगर पूछेगा कि नेचुरल मृत्यु किसका हुआ था भारत में, तो किसका बाबू, लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में। ठीक है, कहाँ पर, तो गाजीपुर में। और गाजीपुर में ही इनका कब्र भी स्थित है। ठीक है, लेकिन कहेगा कि अकस्मात मृत्यु, तो किसका, लॉर्ड मेयो का। किसका, लॉर्ड मेयो का हत्या हुआ था, हत्या हुआ था। ठीक, वहीं पर गया था घूमने के लिए सेलुलर जेल में। ठीक है, तले घोंप दिया, एगो मार दिया चाकू से। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्तों, यही था आज का क्यूज में। आगे भी इसी तरह का से वीडियो देखते रहिए। थोड़ा सा व्यूअर इस समय बढ़ाइए, जान लगाइए। अब भी हम भी जान लगाते हैं, थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब हो गया थे। ठीक है, बाकी सब ठीक है। जय हिंद, जय भारत।